आज हम लोग लाइव आए हैं, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए एक टॉपिक और कर लेते हैं आज। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये ख़त्म करेंगे आज चैप्टर। और हमारा जो एग्ज़ाम है 62 डिप्लोमा का, उसका क्रैश कोर्स हम आपको ऐप में दिख रहा होगा आप सभी को। क्रैश कोर्स में हम 30 दिन में सिलेबस ख़त्म कराने वाले हैं। 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग जो क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो क्रैश कोर्स है वो बेसिकली है कि हमारी जो ऑफलाइन क्लास है दिल्ली में, हम जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास क्योंकि लोग दिल्ली में आना मुश्किल हो पा रहा है, छुट्टी वगैरह का इशू आ रहा है, इसीलिए इसी को हम क्रैश कोर्स की फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो इस क्रैश कोर्स को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करके टॉपिक शुरू करते हैं। मैग्नेटिज़म। देखो सर, मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे दो चैप्टर हैं। चैप्टर एक, ये दो टॉपिक्स हैं, एक होता है मैग्नेटिज्म, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप है और हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हमारे साथ पढ़ो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो। देखो सर, सबसे पहली एक बात है मैग्नेट, ठीक है, ध्यान से समझना। मैग्नेट आप लोगों ने देखी होगी। मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ये हमें स्टार्टिंग से पता है। फिर जब हम दो चुंबक को साथ में लाते हैं तो वो या तो चिपक जाती है, वो दूर चली जाती है। तो दो चुंबक होंगी तो दोनों का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हर चुंबक के दो पोल होते हैं, बात याद रखनी है। ये बेसिक बात है, ये हमने नहीं बनाई, ये हमें पहले से जैसी चुंबक मिली है हम उसको सिर्फ स्टडी करते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं इसके पास। अगर आप एक जैसे पोल को लाओगे तो ये चिपक जाएगी, और अलग अलग पोल को लाओगे तो ये दूर भागेगी। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, अलग अलग पोल चिपक जाएंगे और एक जैसे पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं। अच्छा, हम कर क्यों रहे हैं, बात समझो। क्योंकि हमें चुंबक और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा चुंबक के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें कैसी हैं। तो चुंबक के बारे में बेसिक सी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि मैग्नेट के कितने पोल हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल रिपेल ईच अदर मतलब एक लाइक का मतलब होता है एक जैसे पोल रिपेल मतलब दूर भागेंगे। रिपेल का मतलब होता है दूर भागना, ठीक है, फार अवे, फार, दूर भागेंगे। देखो जैसे साउथ और साउथ आ गया ना तो ये दूर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ हो गया तो भी ये दूर भागेगा। अनलाइक मतलब होता है अलग अलग तरह के जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब चिपक जाएंगे। नॉर्थ और साउथ अगर एक साथ आ गया तो देखो एक दूसरे की तरफ आ रहा है, चिपक जाएगी चुंबक, ठीक है। क्लियर है ये बात। इसके बाद मैग्नेट का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि पोल क्या होता है और कैसे वो चिपकता है। दूसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये एक कहावत है ना, हर कुत्ते का एक इलाका होता है, ये कुछ ऐसा है। तो चुंबक का इलाका है ये, जिस भाई एक चुंबक मानो यहाँ रखी है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो 10 किलोमीटर दूर से भी किसी लोहे को खींच लेगी, उसकी पावर है, जितने एरिया में वो खींच सकती है चीज़ों को, उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ तक उसका दबदबा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके आसपास का इलाका, जैसे मानो ये चुंबक रखी है तो इसके आसपास जहाँ तक, सपोज करो ये यहाँ तक इसकी पावर है, तो ये यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। अगली चीज़ आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं ना, अभी आपको ना आगे जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तो और अच्छा एक चीज़ और, ये हमारा जो चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए, इसमें क्या है, ये कम्प्लीटली थ्योरी एग्ज़ाम है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एमसीक्यू बिल्कुल इससे बन सकता है, कहीं से भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आज जो हमारी क्लास हो रही है, आप ये समझो क्रैश कोर्स वाली क्लास हो रही है, ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होता है, देखो ये एरिया तो हो गया। अब अगर मैं इसी एरिया को भाई लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं, लाइनें बना दूं अगर इसमें, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। यानी वो एरिया, अगर मैं जिस एरिया में चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है उसको लाइन की फॉर्म में बना देंगे तो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। नेक्स्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे पहले ये कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर, इतनी देर तो हमें पढ़ाने में नहीं लगती जितना सेलेक्ट करने में लग जाती है। तो चलो
तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। चुंबक के आसपास का वो इलाका जहाँ पे आप उसके प्रभाव को महसूस कर सको, यही बात मैंने आपको बताई थी। अगला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर की फॉर्म में जब आप इसको बना दोगे, इट इज़ द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास जो एरिया है उसमें जब आप लाइनों की फॉर्म में आपने बना दिया, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब पेपर में समझने की बात है, कोई बोलेगा सर ये डायग्राम तो पेपर में आएगा नहीं, तो एक बात याद रखें कि बनने को डायग्राम भी बन सकता है। मानो ये इसी डायग्राम को बना दे और यहाँ से साउथ और नॉर्थ को गायब कर दे, सपोज करो। एक मिनट, ये लो, अगर मैं इसको छुपा दूँ और बोल दे कि भाई इसको बताओ किस में नॉर्थ आएगा किस में साउथ आएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसीलिए चीज़ें सारी कवर करनी होती है आपको। उसके अलावा इससे क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इस डायग्राम में एक बात समझ में आएगी कि अंदर की तरफ जब लाइन जा रही है ना, तो देखो साउथ से घुस रही है और नॉर्थ से बाहर आ रही है, इसके एरो पे ध्यान दो। और जब ये बाहर जा रही है तो नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ से अंदर घुस रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो अंदर अलग होती है, बाहर अलग होती है। चुंबक के अंदर उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, चुंबक के बाहर उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। ये स्पेशली एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाकी ये डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे अब कुछ बातें, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कुछ बातें पेपर से बिल्कुल क्वेश्चन बनता है इससे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? देयर डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैंने अभी बता दिया, अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। देयर डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट। जब ये बाहर होगी तो नॉर्थ टू साउथ, ये भी मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स स्ट्रेंथ टू मैग्नेटिक फील्ड। जितनी लाइनें पास होंगी ना उतना ज़्यादा मजबूत होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम बनाने का तरीका है। जैसे मानो एक जगह तो इतनी दूर है, एक जगह इतनी पास है, तो अगर इन दोनों में से आप कंपेयर करो तो ये वाली ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये वाली वीक होगी। इसीलिए आप इधर देखोगे ना, कॉर्नर पे ज़्यादा लाइनें हैं और जैसे जैसे दूर जाओगे गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दे आर कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स। कंटिन्यूस का मतलब है ब्रेक नहीं आएगा, कोई भी टूटी नहीं होगी। क्लोज्ड मतलब जब एक लाइन शुरू होती है ना, जैसे ये नॉर्थ और साउथ है मानो, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ है, तो मानो इसकी लाइन ऐसे शुरू हुई, ये लाइन ऐसे गई, तो ये ऐसे जाके ऐसे पूरी घूम जाती है। समझे बात को? तो एक कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है, पूरी बंद होती है, भले ही आपको दिख ना रही हो क्योंकि वो चुंबक के पीछे छुप गई है। ठीक है, इसके बाद दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर जब ये क्रॉस करेगी ना तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकता है। कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने क्रॉस किया तो जहाँ पे ये पॉइंट होगा, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक तो इधर की और एक इधर की, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट, हालांकि इसमें शायद कहीं लिखा नहीं होगा, हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कर्व की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये कहाँ से निकलती है? टेंजेंट से। आप इसकी जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कर्व पे जो कर्व का टेंजेंट बनाते हैं ना हम, उसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट की, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ तक सर हमने जितना भी टॉपिक किया, देखो ये ना आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इंटरेस्टिंग अब शुरू होगा, अब समझना। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो मैग्नेट के बारे में बताया कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके पोल क्या होते हैं, वो कब अट्रैक्ट करती है, कब रिपेल करती है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, और उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ की, उसके बारे में कुछ बातें हमने सीखी। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग बात पे। इंटरेस्टिंग बात सर ये है कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक मैग्नेट है, ये मैंने रखी मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या करेगी? लोहे को चिपकाएगी, सपोज करो एग्जांपल है। अब ये मेरा एक वायर है, ठीक है, तार है। अब जाहिर सी बात है, तार है तो करंट तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, तो ये करंट कहीं से भी आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक मानो बैटरी बना दी, सपोज करो डॉटेड बना दी। अब इसके अंदर करंट को मैं चालू और बंद खुद से कर सकता हूँ, है ना, मेरी मर्जी। अगर मैं स्विच लगा दूँ, यहाँ पे एक स्विच लगा है तो मैं इसको ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। अब सपोज करो अभी इसमें करंट नहीं है, तो ये नॉर्मल वायर है, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसका स्विच ऑन किया और इसके अंदर से करंट आया, अब ये क्या बन गई? चुंबक बन गई। ये बात समझने वाली बात है।
समझने वाली बात क्या है कि जब किसी वायर से, देखो वायर कह लो, ये चीज़ें ना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, मैं आपको बहुत आसान बता रहा हूँ। अगर किसी तार में से करंट जा रहा है तो वो चुंबक है, और अगर करंट नहीं जा रहा तो वो चुंबक नहीं है। क्लियर है ये बात? तो अब मैंने देसी भाषा में आपको इसको वायर बोला, जब आप इसे चैप्टर में पढ़ोगे तो ये वायर ना लिख के कंडक्टर लिखेगा, क्योंकि कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसमें से करंट जा रहा हो, जरूरी नहीं है वो वायर हो, लोहे की रॉड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ें मुश्किल लगती हैं, हमें बस उसको आसान बनाना है। तो कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट जा सके। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट जाए। इसका ऑपोजिट क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट नहीं जाता। तो जिसमें से करंट जा रहा है वो चुंबक है, ठीक है। अब एक बात, ये साइंटिस्टों ने पता लगाई। अब क्यों इंटरेस्टिंग है ये बात भी समझो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो चुंबक है ना, ये इसमें ध्यान समझना, एक वर्ड लिखता हूँ मैं इसको बोलता है अनकंट्रोल्ड, और ये है कंट्रोल्ड। मैंने इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि ये चुंबक बंद हो जाए तो ये बंद नहीं हो सकती, ये आपको ना हटानी ही पड़ेगी यहां से। लेकिन इस वाली चुंबक को मैं चाहूं तो बंद कर सकता हूं। अगर मैंने करंट बंद कर दिया तो ये चुंबक बंद हो जाएगी, भले ही तार हटाओ या ना हटाओ। अब इसका एक बहुत परफेक्ट यूज मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ब्रेकिंग सिस्टम है हमारे पास कोई, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम है सपोज करो मेट्रो का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको? अब पहिए को रोकना है, ठीक है। अब आप उसमें ये चुंबक लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये चुंबक लगा दी तो वो तो उसे रोक के ही रखेगी, उसे चलने ही नहीं देगी। लेकिन ये वाला अगर सिस्टम आप लगा दो ब्रेक में, तो ये उसको क्या होगा? मानो मैं अपने गाड़ी में, ड्राइवर है, ड्राइवर ने बैठे बैठे करंट बंद कर दिया, तो करंट बंद कर दिया मतलब उसके पहिए से मैग्नेट का बंद हो गई, वो चलने लगी। अब जैसे उसे रोकना, उसने करंट चालू कर दिया तो चुंबक रुक गई। तो क्या मेरे को हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? बार बार आके हटाएगा थोड़ी बंदा कि स्टेशन आ गए तो चुंबक लगा दी, स्टेशन चला गया तो चुंबक हटा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये एक एग्जाम्पल दिया है बस मैंने आपको कि इसका क्या एडवांटेज है नॉर्मल चुंबक के ऊपर, ठीक है। और हम इसका आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है, कैसे कैसे मोटर काम करती है, इसके ऊपर पूरा कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बने रहे। इसके बाद अब जो सब चीज़ें, अच्छा एक चीज़, पूरा थ्योरी चैप्टर है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल कोई आएगा नहीं। और उस एमसीक्यू को करने के लिए ना रटने से नहीं होगा, ये बात तो समझ लो। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप एमसीक्यू नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है एमसीक्यू करना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए कंसेप्ट पूरा क्लियर चाहिए आपको, ठीक है। अभी हमारे नोट्स नए आने वाले हैं, नए बन रहे हैं, तो जब हमारी जो क्रैश कोर्स होगा उसमें बिल्कुल नई चीज़ें मिलेंगी, मतलब नए तरीके से प्रेजेंट होंगी सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। चलो, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यही लिखा है कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वही बात होगी। मैंने बोला, मैंने वायर बोला था, मुश्किल हो गया। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या हो गया? वायर जिसमें से करंट जा रहा है, क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अब अभी थोड़ा सा आगे मैंने आपको पहले बता दिया कि उससे मैग्नेट का काम कर रहा है वो। अब क्योंकि जैसे एक तो मेरी ये वाली मैग्नेट थी, है ना। अब मैंने आपको बताया कि इस मैग्नेट के अंदर, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थी, अभी हमने बनाई थी नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, है ना, ऐसे बनाई थी ना लाइन है, एरो डाल डाल के, जो भी उल्टी सीधी। अब ये क्या बोलता है कि अगर ये, अब ये भी इसको वायर ना समझ के मैं इसको चुंबक भी कह सकता हूँ। तो अगर ये चुंबक है तो इसकी भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। हाँ बिल्कुल होगी भाई, इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये खुद चुंबक है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, बिल्कुल होगी भाई, ठीक है। और अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, जैसा कि हमने यहाँ लिखा साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? यहाँ तो मेरे को पोल से पता लगी, नॉर्थ से और साउथ से। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है तो उसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। आज आपको क्लियर हुआ होगा कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या करता है मैसेज कर सकते हैं किसी को भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट कर देना, है ना, ऑडियो वीडियो या कहीं भी डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ में डाउट आ जाए तो मैसेज कर देना, लेकिन हाँ मेरी बात ख़त्म होने देना तब तक, तब सुन, मतलब समझना, आपको डाउट होगा नहीं।
तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, आपको इमेजिन करना है। सबसे पहली बात इमेजिन बहुत ज़रूरी है। चल खैर आपका थ्योरी नहीं है, तो इमेजिन में क्या करना है, आप ये समझो कि आपने ये वायर है, ये सपोज करो पेन है, ये वायर है, और इसकी जो टिप है करंट जा रहा है ऐसे, तो आपको इसको कुछ ऐसे पकड़ना है और अपने अंगूठे को उस तरफ रखना है जिस तरफ करंट जा रहा है। करंट मेरा मानो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेरी जो उंगलियां घूमेंगी, वो जो उंगलियां हैं वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्लियर है ये बात? तो इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है क्या बोलता है, इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, राइट हैंड बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट मत कर देना इसको। स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, स्क्रू का भी यूज़ होता है, स्क्रू, ठीक है, स्क्रू रूल भी सेम ही होता है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है आपको ये। सच दैट योर थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कुछ ऐसे पकड़ना है कि आपका अंगूठा करंट की तरफ होना चाहिए, तब जाके जो उंगलियां हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, जो उंगलियां हैं, द कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स मतलब उंगलियां जहाँ घूम रही है वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद अब आ गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो सर, एक वायर है सीधी जा रही है, उसके अंदर से करंट जा रहा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं एक की जगह 10 वायर कर दूं तो क्या होगा, करंट ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो चुंबक और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट है। सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, 10 वायर नहीं लेते, एक ही वायर को बार बार ऐसे घुमा देते हैं। जैसे वो नहीं होता पानी गर्म करने वाली रॉड बनाते हैं, वो देसी जुगाड़ करके उसमें तार लपेट देते हैं, तो आप समझो कुछ ऐसा ही है। एक बीच में कुछ डंडी ली और उसके आसपास ऐसे ऐसे लपेट दिया सिलेंडर की फॉर्म में एक ही वायर को। तो इससे होगा क्या कि अगर ये वायर सीधी होती तो इसके अंदर भी मैग्नेट होती, तो एक कम मैग्नेट होती, क्योंकि ये बार बार घूम रहा है तो करंट बार बार जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न दे दिए मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर के, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जिसको हमने किसकी शेप में बना दिया है, सिलेंडर की शेप में, ताकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है ये बात? और इसमें करंट देखो, एक बात याद रखना, जो सर्किट होता है ना, यहाँ पे दो चीज़ होगी, या तो बैटरी होगी या बैटरी नहीं होगी, ये बात भी याद रखना। अगर बैटरी है इसका मतलब है कि करंट मैं दे रहा हूँ, और अगर बैटरी नहीं है इसका मतलब है कि करंट मैं दे नहीं रहा, मैं लूँगा करंट उससे। ये दो बातें याद रखना इस चैप्टर में। अगर ये बैटरी है कहीं पे भी, जनरली कहीं पे भी अगर ये है, अगर ये बैटरी बनी है इसका मतलब ये है कि करंट मैं दूंगा। ठीक है, अगर ये बैटरी नहीं है इसका मतलब है कि करंट मैं लूँगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो ये बोलता है, इसमें एक चीज़ लिखी है कि जितना ज़्यादा टर्न होगा इसमें, ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज़्यादा बार आप इसको घुमाओगे उतनी ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जाहिर सी भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोलेनॉइड बनाई इसलिए रहे ताकि मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब देखो अगर ये सोलेनॉइड है तो जैसे चुंबक थी, चुंबक के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड थी, नॉर्थ और साउथ से पता लग गया। एक करंट है, करंट का भी भाई मैंने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल से पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है। अब सोलेनॉइड है, इसके अंदर भी चुंबक है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, देखो एन से नेगेटिव, ये इसका प्लस माइनस देख रहे हो बैटरी का, पॉजिटिव और नेगेटिव, एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ पोल, और पॉजिटिव जो बच गया वो साउथ पोल। तो एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ पोल, ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए ध्यान रखना। तो जिस तरफ नेगेटिव होगा उस तरफ नॉर्थ पोल, इमेजिनरी मानना है, ये आपको ना लिखना नहीं है वहाँ पे, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नेगेटिव वाले को नॉर्थ पोल कर दो, पॉजिटिव वाले को साउथ पोल कर दो, और अब इसकी डायरेक्शन सेम वही बना दो जो हमने मैग्नेट की बनाई थी। ठीक है, तो आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि सोलेनॉइड की डायरेक्शन होती कैसी है। ठीक है, तो नेगेटिव, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आप ऐसे बनाओ, मानो आपने इसको ऐसे कर दिया, आपको थोड़ी याद रहेगा प्लस कहाँ लगाना है माइनस कहाँ लगाना है। मानो आपने माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस यहाँ लगा दिया, तो आप नॉर्थ पोल इसको लिख दो और साउथ पोल इसको लिख दो, क्योंकि नेगेटिव की तरफ एन हो गया। अब डायरेक्शन वैसे ही बना दो जैसी चुंबक की है। क्लियर है, क्योंकि चुंबक की तो आपको याद करनी ही है, तो एक पंथ दो काज हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक भाषा में बताऊं तो इसे बोलते हैं संगति का असर, है ना। बड़े बूढ़े बोल के गए हैं संगति का असर पड़ता है, तो अब उस संगति का असर बताता हूं मैं आपको। जैसे मतलब मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत एक क्लियर एग्जांपल है। ऑफिस के अंदर ना एक वो होती है पिन होल्डर, जिसमें छोटी सी डब्बी होती है, उस पर चुंबक का ढक्कन लगा होता है ना, और उसके अंदर पिन होती है। तो वो पिन ना ऊपर ढक्कन पे चिपक जाती है, तो आसानी से एक एक पिन आप उठा सकते हो। उसके अंदर कभी भी आप नोट करना, उसमें से एक पिन निकाल लो और उसको ना कहीं पे चिपकाओ, तो वो चिपक जाएगी लोहे पे। हालांकि भले ही चिपक ना पाए पूरी, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगी चिपकने की। उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, यानी संगत का असर है। अगर आप एक पैकेट से निकालो वो नहीं चिपकेगी, लेकिन उस डब्बी में रखी हुई ज़रूर चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट के पास रहने से ना उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है ना, संगत का प्रभाव पड़ जाता है। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जो सोलेनॉइड है हमारा काफ़ी, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और उसको हम इन चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जितना स्ट्रॉन्ग हमें करना है हम कर सकते हैं। आपने अगर उसके अंदर कोई मटेरियल रखा थोड़े टाइम तक, तो वो क्या रखे 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 होता है क्या, चुंबक बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। यानी ऐसी मैग्नेट जो किसकी मदद से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें प्लास्टिक रखो तो वो मैग्नेट बन जाएगी। तो उसके अंदर जो चीज़ रखोगे ना, उसका जो मटेरियल होता है वो ऐसा होना भी चाहिए जो मैग्नेटिक मटेरियल हो। जैसे कि सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल है ना। अब आप कल को बोलो भाई मैं प्लास्टिक रख दूँ, ये तो चुंबक बनी नहीं। तो ऐसी चीज़ रखनी होती है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, जो चीज़ मैग्नेट बन सके, है ना। जैसे लोहा, सॉफ्ट आयरन एक मतलब मेटल है जो कि बन सकता है मैग्नेट, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए आ गए? हाँ चलो, तो यहाँ तक सर हमने एक चीज़ पढ़ी, यहाँ तक हमने एक चीज़ पढ़ी कि मैग्नेट और करंट में क्या रिलेशन है। मैग्नेट से करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। अब इसका और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो करंट से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, इसका एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि ये कंट्रोलेबल है। मैं इसको जो है कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। जब मेरे को चुंबक बनानी है चुंबक बना दी, जब मेरे को चुंबक नहीं बनानी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा भी छोड़ो, अभी फ़ायदे के बाद में बात आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, मानो मेरी एक चुंबक है और ये भी एक चुंबक है ना, मैग्नेट और मैग्नेट। जब मैं दो मैग्नेट को पास लाता हूँ तो या तो वो चिपकेगी या वो दूर भागेगी, ये हमने स्टार्टिंग में ही किया। या फिर इसे एक भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एक भाषा में इसका मतलब है कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, है ना। भाई चिपकना या दूर भागना मतलब क्या है कि उनके बीच, देखो ये भी होता है किसी बंदे को ना ये समझ नहीं आएगा। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूँ ना कि फोर्स लगेगी तो बंदा सोचता रहेगा कि क्या हो गया। फोर्स, अगर कोई चीज़ चिपक रही है दूर भाग रही है, फोर्स ही होती है। हम फोर्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो अगर दो चुंबक साथ आती है तो इनके बीच में क्या होती है, फोर्स होती है। ये बात क्लियर है। अब अगर मैं इस चुंबक को हटा दूं और इस चुंबक की जगह एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले आऊं, वायर, ठीक है, तो ये भी तो चुंबक ही है, ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। तो अब भी इनके बीच में फोर्स ज़रूर होगी, ठीक है, क्लियर है। अब जब दो मैग्नेट आती है साथ में, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो दूर भाग जाएगा, ठीक है, और अगर एक जैसी है तो दूर भागेगी, है ना, बताया था स्टार्टिंग में, इसीलिए बताया था। और अगर अलग अलग है तो चिपक जाएगी। तो अगर दो चुंबक है तब तो मुझे पता है कि कब दूर भागती है कब चिपकती है। लेकिन अगर, एक मिनट, एक मैसेज आया तो देख लेते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन, अरे वाह, हाँ भाई अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। चलो सर, एक्चुअल में ना थोड़ा सा होता क्या है, हमारी कोशिश होती है कि सबको समझ आए बातें, है ना। चलो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। अच्छा हाँ, जब आपने ये हटा दिया, अब एक चुंबक ले ली और एक वायर ले लिया। अब ये दोनों भी या तो चिपकेगी या ये दूर भागेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब चिपक रही है कब दूर भाग रही है? तो उसके लिए, इस बात को पता करने के लिए एक रूल आया जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहली बात तो ये समझो बताता क्या है, क्या बताएगा, जब आपने एक चुंबक को और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पास में लाते हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की डायरेक्शन को बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो अब ये फोर्स कैसे बताता है ये ध्यान से समझो। अब होता क्या है सर, देखो अब ये दोनों चीज़ें अगर आप पास लाओगे ना तो होगा क्या, जरूर हो सकता है इससे ये भाग जाए और इससे ये भाग जाए, है ना, दोनों चीज़ें मूव कर सकती हैं। लेकिन हम करते क्या है, हमने जो चुंबक है ना, चुंबक को हम क्या करते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं। चुंबक को हमने क्या कर दिया, स्टेशनरी। स्टेशनरी कहने का मतलब ये इसको इतना बड़ा बना दिया या इसको बांध के फिक्स कर दिया कि हिलेगी नहीं है चुंबक, है ना। और इसको हमने कर दिया मूवेबल। मूवेबल मतलब ये हिल सकता है। तो इसको मैंने बांध के रख दिया या फिर इतना बड़ा साइज़ कर दिया कि इसे हिला ना पाए, और इसका साइज़ छोटा कर दिया। तो उससे होगा क्या कि ये नहीं होगा, जब भी मूव करेगा यही करेगा, ये फिक्स रहेगा, है ना। अब ये कैसे मूव करता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। अब अभी आपको लग रहा होगा ना बड़ा कन्फ्यूज़न, अभी अगर आपको ये बात समझ आ गई ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ध्यान से समझना। अब इसको हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आप अपने उल्टे हाथ की तीनों उंगलियों को कुछ ऐसे खींचो कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक वर्ड आता है इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, अगर सिर्फ परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री होता है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका इससे 90 डिग्री, इसका इससे 90 डिग्री और इसका इससे, सबका आपस में 90 डिग्री एंगल है। आपने तीनों फिंगर को ऐसे खींचना है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 3 फिंगर है, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। एक तो आपका थंब है, एक आपका 4 फिंगर है और एक आपके मिडिल फिंगर है। पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। आ भी रखे आपके पेपर में क्वेश्चन। तो 4 फिंगर हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो जो थंब है, थंब जो है हमको क्या देगा, मोशन की डायरेक्शन देगा। मोशन कह लो या फिर फोर्स कह लो, एक ही बात हो गई। यानी आपको क्या करना है, आपको रूल लगाने के लिए आपको अगर पता करना है कि भाई डायरेक्शन कहाँ जाएगी, तो आप अपनी तीनों उंगलियों को ऐसे करो और आप इस उंगली को तो रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो चुंबक होंगी ना, चुंबक से देखो, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये गिवन होता है हमें, क्योंकि चुंबक हम खुद से लगाएंगे तो हमें पता है कि चुंबक की डायरेक्शन कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की डायरेक्शन भी गिवन है, क्योंकि करंट हमने ही चालू करना है तो हमें ऑलरेडी पता है कि करंट कहाँ जा रहा है। तो ये रिजल्ट आएगा। तो जहाँ पे ये घूमती है, जहाँ पे भी जैसे ऐसे मानो फील्ड उधर है, करंट इधर आ रहा है, ये भी डायग्राम से ये ना आपको अभी आगे समझ में आएगा कैसे कैसे यूज़ करना है। तो हमारा मोशन ऊपर होगा, मानो मैं करंट को उधर कर दूँ मेरा मोशन नीचे हो जाएगा, मानो मैं करंट को इधर कर दूँ मेरा मोशन बाहर की तरफ हो जाएगा। तो इसको ऐसे घुमाते रहो ना हाथ को, तो पता लगता रहता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। क्लियर है ये बात? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ बता दो, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है आपका फिजिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है और लेंदी टॉपिक है, और समझ में नहीं आता लोगों के, टप्पा खा के बाहर चला जाती है बॉल, है ना। तो बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसके बाद अब हम करते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ क्या है, ठीक है। यूज़ समझो, ये कुछ ऐसा है, देखो ये दोनों मैंने चुंबक लगा दी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में वो लगा दिया इसके, क्या बोलते हैं, सर्किट जिसमें करंट जा रहा है। तो क्या होगा, अब ये वायर भागेगी इधर उधर, है ना। अगर आपने चुंबक लगा दी तो या तो ये चिपकेगी, या तो इधर चिपकेगी या इधर चिपकेगी, कुछ ना कुछ इसमें होगा, क्योंकि 2 चुंबक हो गए ना, ठीक है। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, चुंबक मोटर में यूज़ करते हैं। ये पूरा वही चीज़ लिखी हुई है मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो भी आपको बताया था उसकी पूरी थ्योरी है। क्या लिखा है इसमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वही तार हो गया जो भी मैंने बताया था। करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबक के बीच में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर एक ताकत लगेगी, क्योंकि 2 चुंबक हो गई ना बेसिकली, ठीक है। तो वो जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलती है हमको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि आपका जो अंगूठा है वो फोर्स दिखाएगा, आपकी जो 4 फिंगर यानी पहली वाली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगी, करंट दिखाएगी, ठीक है। इसके बाद अब आइए इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अब समझना कंसेप्ट क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
मोटर जैसे पंखा है हमारा, पंखे के अंदर भी हमारी मोटर है, कूलर या कोई भी मोटर होती है ना। मेरे को मतलब बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी, ये बाद में खुद से ही पढ़ के समझ आया, कोई बताने वाला तो था नहीं भाई हमें तो, कि मैं खुद से समझता था कि आप सपोज करो स्विच है हमारा, पंखे वाले स्विच को जब मैं दबाता हूँ तो मेरा पंखा घूमने लगता है, और जब मैं लाइट वाले स्विच को दबाता हूँ तो उससे रोशनी होती है, ठीक है। चलो, यानी एक चीज़ कुछ और काम कर रही है, एक चीज़ कुछ और काम कर रही है, लेकिन है दोनों इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज़ करके मैंने दोनों काम ले लिए। एक बात ये। दूसरी बात ये, मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसा क्या है कि स्विच ऑन करते ही घूमता है और स्विच बंद करते ही रुक जाता है, ठीक है। आप ये बात समझना कि पंखे में या मोटर में स्विच ऑन करते ही घूम जाता है और स्विच ऑफ करते ही बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये बात समझेंगे आप। देखो, पंखे के अंदर आपको पता होगा, मोटर के अंदर सभी ने खोली तो होगी, कारस्तानी तो करी होगी, मैग्नेट होती है और ये फिक्स होती है, चुंबक होती है इसके अंदर, ठीक है, और एक वायर होता है बीच में, होता है वायर, ठीक है। और इस वायर से हमने उसको कुछ ऐसे ऐसे, चलो इतना ही करते हैं, इस वायर को, और जो वायर होता है ना, इसको हम करंट देते हैं बाहर से, इसको करंट हम देते हैं, ठीक है। तो अब आप चैप्टर के अंदर आओ, मैंने अभी आपको फ्लेमिंग लेफ्ट रूल में यही बताया था कि आपने क्या करना है, चुंबक को फिक्स कर देना है और करंट को बीच में छोड़ देना, वायर को झूलता हुआ कि वो घूम सके। अब जैसे ही, अब देखो ये दो चुंबक है बेसिकली, एक चुंबक तो है ही जो फिक्स है, और एक वायर भी खुद में एक चुंबक होता है। अभी हम स्टार्टिंग में यही पढ़ रहे हैं कि वायर क्या होता है, खुद में चुंबक होता है। तो क्योंकि ये चुंबक है, ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जैसे ही मैं करंट चालू करता हूँ तो ये दो चुंबक हो जाती है। अगर मेरा करंट बंद है, सपोज करो मेरा फैन ऑफ है, तो अंदर सिर्फ एक ही चुंबक है, ये वाली, क्योंकि करंट नहीं है तो ये चुंबक नहीं है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये बन जाती है चुंबक, ठीक है, और ये चुंबक बनते ही दो चुंबक हो गई, तो दो चुंबक या तो चिपकेगी या तो दूर भागेगी। और इसको हमने कुछ ऐसे डिज़ाइन करा हुआ है कि ये चिपकने और दूर भागे, जब ये दोनों चुंबक एक्टिवेट हो जाती है ना, एक तो फिक्स वाली है और एक करंट वाली है, अगर ये दोनों चुंबक एक्टिवेट हो जाती है तो होता क्या है, पंखा घूमने लग जाता है। हमने इसको कुछ ऐसे, जो चिपकने और दूर भागने वाली जो पावर है ना, उसको हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो दूर पास ना होके घूमने लगेगा पंखा। जब तक दोनों चुंबक चलती रहेगी पंखा घूमता रहेगा या मोटर घूमती रहेगी। जैसे ही आपने इस स्विच को बंद किया तो हुआ क्या, अंदर मोटर, पंखे के अंदर या मोटर के अंदर एक चुंबक रह गई और एक चुंबक हो गई ख़त्म, इसीलिए वो रुक जाता है। क्लियर है ये बात। तो ये पूरा कंसेप्ट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है। और इलेक्ट्रिक मोटर किस कंसेप्ट के, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर किस बेस के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। क्योंकि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी और इसको कैसे घुमाना है ना। इस रूल की मदद से हम पता लगा पाते हैं कि किसको कैसे फिट करें और वो गोल घूम पाए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब कई सारे लोगों को ना ये बात भी क्लियर नहीं होती है ना, क्योंकि समझाने वाली बातें हैं। मेरे को तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी जब मैं खुद करता था। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिजली मैंने दी ना इसको, स्विच जब मैंने ऑन किया मोटर में या पंखे में, मोटर और पंखा एक ही बात समझो, अगर मैंने स्विच ऑन किया तो मैंने क्या दिया उसे, मैंने उसको करंट दिया, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने दी। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको घुमा दिया। तो घुमाना मतलब होता है मैकेनिकल मतलब जो हम हाथ से काम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही एक पार्ट है। तो पंखा घूम रहा है मतलब वो मैकेनिकल काम कर रहा है, हाथ वाला काम कर रहा है। तो इसीलिए मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके क्या बना दिया, मैकेनिकल एनर्जी बना दिया। क्लियर है। तो ये दो बातें बहुत ध्यान रखनी है पेपर के लिए, है ना। तो ये सारी कहानी समझने के लिए अब आपको शॉर्ट, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बात बता दूं आपको शायद समझ नहीं आती, इसीलिए चीज़ों को कंसेप्ट खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको शायद ये बात ध्यान रहेगी कि पंखा का मोटर किस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है और किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये पेपर के लिए डायरेक्ट एमसीक्यू बन गया, लेकिन इसके लिए आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए पीछे वाली, ठीक है। उसके बाद अब हम एग्जैक्टली मोटर, देखो आपका पेपर क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको पूरा याद तो करना नहीं है कि मोटर कैसे काम करती है, लेकिन आप लोगों को इस मोटर के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शन पता होने चाहिए कि कौन सा पार्ट किस फंक्शन को क्या फंक्शन करता है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है।
इंपॉर्टेंट बातें जो आपके पेपर के लिए वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या आपको याद रखना है पेपर के लिए, बात ध्यान रखें। थोड़ा सा इसके डायग्राम पे भी ध्यान रखना, हालांकि डायग्राम तो आएगा नहीं। एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों तो बहुत टॉप क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाला है वो यही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मोटर कुछ ऐसी होती है अंदर से, जिसमें ये नॉर्थ और साउथ पोल ये चुंबक है, और ये जो ग्रीन कलर का मैंने बना रखा है, ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये वायर है। ये जो रेड कलर है ये एक्सेल लगा हुआ है। एक्सेल मतलब जो बाहर से डंडा निकलता है, जो मोटर घूमती है तो वो डंडा घूमता है। तो हमने इसका कुछ ऐसे सेटिंग करी हुई है कि ये जो है ABCD घूमेगा तो अपने साथ साथ एक्सेल को घुमाता रहेगा जब तक करंट रहेगा। जैसे ही करंट बंद करोगे ये घूमना बंद हो जाएगा, एक्सेल भी घूमना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें आप ध्यान से रखो, मैंने जो स्पेशली मेंशन करी है, ब्रशेज और स्प्लिट रिंग्स। तो ये स्प्लिट रिंग का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि MCQ में बन सकता है कि मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है ना। बाकी तो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो आप ये ध्यान रखना कि ये कैसे बनता है, ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो जो कैसे कैसे काम करता है ये बता देता हूँ एक बार मैं। यहाँ से आपने करंट दिया, वो करंट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा। जैसे ही करंट चालू होगा तो ये चुंबक चालू है, ये करंट चालू है, दोनों चुंबक चालू हो गए, इनके बीच में फोर्स लगेगी तो ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। अब ब्रश का काम होता है करंट को आगे तक ले जाना। फिर ये ना इसकी असल में क्या होता है ना, देखो सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। ये बात आप लोगों को तो वैसे भी बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोग इस सब चीज़ों से डील करते हैं। हमने थ्योरी में तो ज़रूर समझ लिया कि पंखा काम कैसे करता है, लेकिन अगर आपको हमको लोगों को बोल दिया जाए ना पंखा बना दे, तो हमसे बनेगा नहीं, मेरे से ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर थ्योरी का काम अलग है, प्रैक्टिकल का। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि पंखा कैसे घूम रहा है। माइट भी जो बंदा पंखा बनाता है वो ये नहीं बता पाएगा कि ये घूम कैसे रहा है ना। यही दुनिया की वो है खासियत, जो बंदा जिस काम में माहिर है वो उसी काम में, किसी को कॉपी करने से कोई आगे नहीं बढ़ पाता। आपका जो काम है आप उसी में रहे, है ना। तो जो थ्योरी है, थ्योरी में हमने ज़रूर समझा दिया कि कैसे घूम रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं बना सकते। जो प्रैक्टिकली बना रहा है उसे थ्योरी नहीं पता। तो प्रैक्टिकली जब आप इसको बनाते हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं कि वो किस तरह से घूमेगा। तो उसमें ब्रशेज़ का काम होता है करंट को सप्लाई करना, और स्प्लिट रिंग, अब मैंने आपको बोल दिया तार जोड़ दो। अब ऐसा नहीं है कि 2 तार पकड़ी और जोड़ दी और घूम जाएगा, उसके अंदर बहुत लंबी कहानी बनानी पड़ती है हमको, तब जाके घूमता है वो। स्प्लिट रिंग लगते हैं और ब्रशेज़ लगते हैं। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, स्पेशली लिखा होगा इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉम्यूटेटर। तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, कॉम्यूटेटर की तरह काम करता है। और कॉम्यूटेटर क्या होता है, विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीज़ याद रखना आप पेपर के लिए आपके, है ना। मोटर में आपको मोटर की फंक्शनिंग याद नहीं रखनी कि वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शनिंग रखने, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपके MCQ से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्यूटेटर क्या होता है, और स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर की तरह काम करता है ना। तो मोटर के अंदर एक स्प्लिट रिंग लगा होता है जो क्या करता है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को बदल देता है ये, है ना। जब ऐसे मोटर घूमती है ना तो अल्टा पल्टी होकर ना ये ब्रश इधर टच हो जाता है, वो उधर टच हो जाता है। तो ये जो है कॉम्यूटेटर होता है, स्प्लिट रिंग की तरह काम करता है। आप इतनी बात ज़रूर याद रखें पेपर के लिए अपने। तो कॉम्यूटेटर क्या होता है या स्प्लिट रिंग क्या काम करती है, पेपर में आपके क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ तक हमारा आधा पोर्शन ख़त्म हो गया चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद अब हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या चालू रखें, मैसेज कर दो चालू रखें, क्या कर ही देते हैं थोड़ी देर और, ठीक है। 2 मिनट ब्रेक लेके, आधा चैप्टर तो हो गया, आधा और कर देंगे, ठीक है। मैसेज कर दो एक बार अगर यार समझ में आ रहा है, जो लोग लाइव हैं, हमें भी पता लगे समझ आ रहा है, या मैं ही बस बह करे जा रहा हूँ। थोड़ा सा ना यूँ लगता है कि हाँ भाई लोग हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है ना तो सामने होते हैं बंदे, तो शक्ल से पता लग जाता है और इंटरेक्शन होता रहता है ना, तो क्लियर रहता है। ये थोड़ा सा है, फ़र्क है काफ़ी ना। तो मैसेज करते रहे करो भाई, कंटिन्यू गुड क्लास, चलो बढ़िया। अरे ये सर तो अभी ज्वाइन हुए, चलो। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मैसेज करने में संकोच मत किया करो, है ना। मेरे को नहीं पता कि सबको दिखते हैं कि नहीं दिखते, शायद चैट में सभी को दिखते हैं यार, तो दिख भी रहे तो कोई इशू है नहीं। चलो बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है ना, है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है बोरियत चैप्टर, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, और आप लोगों को भी पता होगा, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। मैं जानता हूँ कि ये चैप्टर वन ऑफ द मुश्किल चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पढ़ाने वाला होना चाहिए बढ़िया बंदा, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका उल्टा।
अभी तक हमने जो भी किया, हमने अभी तक क्या किया, ध्यान से समझो कि मैंने जो है करंट से करंट दिया मैंने, और मेरे को मिला क्या, चुंबक, मैग्नेट प्रोड्यूस करी मैंने। अरे एक मिनट रुक जाओ, आवाज़ आ रही होगी शायद, वो प्लेन जा रहे हैं, है ना। 26 जनवरी कल परसों ही है, तो तैयारी चल रही है, प्लेन व्लेन उड़ रहे हैं बढ़िया दिल्ली में। दिल्ली गुड क्लास, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो दिल्ली में प्लेन उड़ रहे हैं, प्लेन जा रहे हैं, शोर हो रहा है, अभी थोड़ा सा 1 मिनट में कराते हैं। पूरी दिल्ली घेर ली, वही 26 तारीख को परेड है। अभी मैं वहाँ गया था जयपुर, जयपुर 15 मई को, बाई चांस आर्मी डे था उस दिन, तो मेरे को जयपुर में घूमने का प्लान था, तो मैं वहाँ पे ट्रैफिक में फंस गया 4 घंटे हाईवे पे। तो वहाँ पे किसी से मैंने मेरे को बाई चांस स्ट्रक कर गई ये बात कि यार जयपुर में इतना जाम क्यों है, और बहुत दिन से रील में आ रहा था जयपुर में कुछ होगा और इंडियन आर्मी डे था उस दिन। मेरे को ऐसे ही कर लगा, मैं क्या ऐसा ना हो कि आज आर्मी डे पे परेड हो रही है, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने गूगल सर्च मारा तो पता लगा हाँ यार यहाँ तो आर्मी डे परेड है। तो मैं पेट्रोल भरा रहा था गाड़ी में, तो मैंने पंप वाले से पूछ लिया, मैं क्या यार इतना जाम, कह रहा भैया वो परेड है ना इसलिए जाम लग गया पूरे जयपुर में। और मेरे को जयपुर जाना था घूमने, तो मैंने कहा यार हमारे दिल्ली में इतना बुरा हाल हो जाता है, जाम लग जाता है, तुम्हारे यहाँ तो पहली बार हो रहा है तो जाम तो लगना ही लगना था भाई। दिल्ली में इतनी सारी चीज़ फैसिलिटीज़ हैं तब भी जाम हो जाता है परेड होने पे, है ना। और हर बार होती है तो सारी मैनेजमेंट सबको पता है क्या होना है, तो जयपुर में तो बुरा हाल हो गया था इस बार। चलो होना ही था, खैर इतनी सारी बड़ा इवेंट होता है तो अभी तक हमने क्या किया कि करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस करी, करंट मैंने दिया, चुंबक मेरे को मिल गई। अब हम करेंगे इसका उल्टा, इस चैप्टर का नाम ना, ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सुना होगा आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में आपस में रिलेशनशिप होता है, इसी को पढ़ते हैं यहाँ पे। अब उल्टा क्या है कि चुंबक, अभी तक मैंने करंट से चुंबक पैदा कर दी, अब मैं क्या करूँगा, चुंबक से करंट पैदा करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है सीखेंगे, मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस करेंगे अब हम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं चुंबक की मदद से करंट प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। कैसे होता है आप देखेंगे। राइट हैंड ये आगे निकलेगी क्या, अच्छा ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसी चीज को, ठीक है। क्या होता है देखना, देखो सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि सर्किट में अगर बैटरी का साइन लगा है मतलब करंट मैं दे रहा हूँ, और बैटरी का साइन नहीं लगा मतलब करंट मैं लूँगा। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी लग रही होगी आपको, और यही कन्फ्यूजन होती है कि आपको समझ क्यों नहीं आती चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब तक क्लियर नहीं होती ना तब तक समझ नहीं आएगी बातें। तो अब देखिए ये सर्किट देखो, ये भी वायर है, लेकिन इसमें देखो बैटरी नहीं लगी हुई है ना, क्या लिखा है, जी लिखा है। तो जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। जी क्या है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, करंट। अब एमीटर, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, एक एमीटर भी होता है। एमीटर क्या करता है, ये भी करंट को नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फ़र्क है, गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट को भी नाप सकता है, जबकि एमीटर बहुत कम करंट को नहीं नाप पाता, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आप ये समझ लो। गैल्वेनोमीटर ना हल्का सा भी करंट आएगा ना बिल्कुल बता देगा कि करंट आ गया, ये नहीं बता पाता एमीटर, ठीक है। इसीलिए मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, क्योंकि हल्का सा भी करंट आए तो मुझे पता लगना चाहिए कि करंट आया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब ध्यान से समझेंगे। ये ब्लू कलर का वायर है, इस वायर में गैल्वेनोमीटर है, यानी कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, वायर का मतलब है तो ये मत समझना करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है, ये बात, यही बात है। इसमें गैल्वेनोमीटर मैंने बस एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है ये नापने के लिए कि करंट है या नहीं, तो यहाँ पे करंट नहीं है। और ये साइड में रखिए चुंबक, नॉर्थ और साउथ पोल। ये मेरे पास एक छोटी सी चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर मैं इस चुंबक को यहाँ रख के छोड़ दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं इस चुंबक को हिलाने लग जाऊँ, अंदर बाहर करूँ या इधर उधर मूव करूँ, तो होगा क्या, इस गैल्वेनोमीटर की सुई हिल जाती है, ठीक है। अगर मैं इस चुंबक को मूव करूँगा ना, इसकी सुई हिल जाएगी। इसकी सुई हिलने का मतलब क्या है कि इसके अंदर करंट आया। अब करंट कहाँ से आया, करंट तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दो तो करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे हिलाने लगोगे तो करंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चुंबक के हिलने से करंट पैदा हो रहा है। अच्छा, दो चीज़ है, आप इसको मत हिलाओ, इसको फिक्स कर दो, इसको हिलाने लग जाओ तो भी करंट आ जाएगा, है ना। मूव होनी चाहिए चीज़, इसको रोक दो इसे हिला लो, या इसको रोक दो इसे हिला लो, कुछ भी कर लो करंट आएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब कि मूविंग मैग्नेट, मैग्नेट्स, एक चीज़ ध्यान से समझना एक बात, अगर मैं बोलूं कि मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस होता है तो ये गलत है। मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, करंट किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मूविंग मैग्नेट से। किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मूविंग मैग्नेट से, ये बात ध्यान रहे। और अगर मैं इसे और डिटेल में लेके जाऊं तो ये मूविंग मैग्नेट, मैग्नेट के हिलने से होता क्या है? मैग्नेट के हिलने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। मैग्नेट के हिलने से क्या होता है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। तो मूविंग मैग्नेट भी ना लिख के अगर मैं इसे बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन में लिखूं तो बोलता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। और इसी का इस्तेमाल करके हम चुंबक करंट प्रोड्यूस करते हैं। बात ध्यान रखना, अभी आगे आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत, कि जो विंड मिल लगा हुआ है, विंड मिल इसलिए याद आ गया, वो राजस्थान गए थे ना, जैसलमेर में बहुत सारे। तो वो जो विंड मिल है उसके घूमने से करंट कैसे पैदा होता है, पूरा कंसेप्ट देखना अभी। ठीक है, सब कुछ आएगा अभी क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़, इसकी खैर आपको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैंने है तो बता देता हूँ कि देखो, अभी मैंने क्या बताया कि ये गैल्वेनोमीटर है, यानी करंट नहीं है यहाँ पे, और ये चुंबक है। चुंबक को हिलाऊंगा करंट आ जाएगा। अब अगर मैं इस चुंबक को हटा दूँ है और इस चुंबक की जगह मैं एक और सर्किट लगा दूँ, लेकिन इसके अंदर करंट है, ये बात समझो, इसके अंदर बैटरी है, मतलब करंट मैं दे रहा हूँ। तो अगर इसके अंदर करंट मैं प्लस माइनस करता रहूँ, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो होगा क्या? ये भी चुंबक बन जाएगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहेगी और इसको हिलाना भी नहीं पड़ेगा, उसको तो हिलाना पड़ रहा है। इसको क्या करो, करंट को कम ज़्यादा करते रहो तो चुंबक मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहेगी, इसको कम ज़्यादा करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहेगी, इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, एक ये भी कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है इंडक्शन, जैसे यहाँ पे वर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो अभी मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन है। इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए प्रोड्यूस करना, विदाउट टच, विदाउट कॉन्टैक्ट कह लो, बिना डायरेक्ट टच किए कुछ चीज़ पैदा कर देना। तो इन दोनों ने टच नहीं किया एक दूसरे को, लेकिन करंट पैदा कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक चीज़ याद रहे, हमारी जो क्लास होती है ना सर, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी क्लास को ज्वाइन क्यों करना है। हमारी क्लास में ना एक भी अक्षर, एक भी बात ऐसी फालतू नहीं बोली जाएगी जो आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है। आपको भले ही लग रहा हो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कर रहा है हमारे पेपर में, अरे आपके पेपर में आने वाली चीज़ें तभी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलूँगा ही नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे इंडक्शन एक चीज़ आपने सीख ली तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे आते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में करते हैं। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हम करंट कैसे, हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट समझना इस चीज़ को, हाउ करंट इज प्रोड्यूस्ड। देखो कोई भी बंदा बीच से मत देखना, आप ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने, ठीक है, टॉप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो ये रखी चुंबक, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स कर दी और बीच में लगा दिया मैंने करंट। ठीक है, और करंट नहीं है ये, सॉरी वायर है, ये बात याद रखें, वायर है सिर्फ, ये करंट नहीं है इसके अंदर, वायर विदाउट करंट। ये लो स्पेशली लिख देता हूँ मैं, विदाउट करंट, इसमें करंट नहीं है। ठीक है, और बाहर मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर देख करंट को लेने के लिए, नहीं तो या तो आप इसे नाप लो, नहीं तो जो यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा उसे बाहर ले जाके अपना जो भी काम करना है वो करो आप। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला मूविंग मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है करंट, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम या तो मैं चुंबक को हिलाऊं या मैं इस वायर को हिलाऊं, बात एक ही है, मैं पहले बता चुका। अब चुंबक को तो मैंने कर दिया फिक्स, जैसे हमने मोटर करा ना, मोटर और जनरेटर पे आ गया। अब हम एक चीज़ और, हाउ करंट इज प्रोड्यूस मतलब जनरेटर। अब जनरेटर काम करेगा। ठीक है, जनरेटर के अंदर कैसे काम करंट प्रोड्यूस होता है, चुंबक को फिक्स कर दिया और ये हमारा वायर है, सर्किट है। अब मैं क्या करूँगा, इस वायर को घुमाऊंगा। मेरे को क्या करना है, जब देखो जब तक मोशन होता रहेगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक करंट आता रहेगा, हमने पहले ही पढ़ा है।
अब मैं इस चुंबक को नहीं हिलाऊंगा, मैं करूँगा क्या, मैं इस वायर को, इस कंडक्टर को, कंडक्टर कह लो, वायर कह लो, ठीक है, इसको मैं मूव करूँगा। और इसको मूव, जब तक ये हिलता रहेगा तब तक करंट पैदा होता रहेगा। और ये मूव कैसे होगा, डीजल से। हम जो जनरेटर के अंदर डीजल जलाते हैं ना, ठीक है, वो क्यों जलाते हैं, ताकि डीजल की जो जलाने से जो है, जैसे गाड़ी में पिस्टन घूमता है ना, ऐसे डीजल को जलाने से ये घूमे, और जब तक ये घूमता रहेगा करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। और जनरेटर में डीजल है, जैसे आपने हाइड्रो प्लांट देखे होंगे जहाँ पे पानी, नदी से पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है ना, तो वो टरबाइन को घुमाता है, तो वहाँ पे क्या डीजल नहीं जलाना पड़ता। क्लियर है, पानी के नेचुरल पावर से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हम नीचे कुछ लगा देते हैं जो घूमे, तो उसको ना इससे कनेक्ट कर देते हैं। मानो यहाँ से पीछे से टरबाइन लगा दिया, टरबाइन पे पानी गिर रहा है, टरबाइन घूमता रहेगा, वो इसको घुमाता रहेगा, जब तक ये घूमेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। ऐसे विंड मिल में जो ऊपर पंखा लगा है वो घूम रहा है, वो उसको कुछ ऐसे कनेक्शन कर दिया कि वो इसको घुमाएगा, जब तक ये घूमता रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। और हाइड्रो पावर और विंड का, जैसे हाइड्रो प्लांट हो गया या विंड प्लांट हो गया या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, अब इसमें क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है, पानी की मदद से टरबाइन को घुमाएगा, इसको ये हवा की मदद से घुमाएगा, ये न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके घुमाता है, ठीक है। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल जो होता है वो हीट की मदद से घुमाता है, और हीट मतलब कोयला या पेट्रोल या डीजल जलाते हैं हम। तो इसका नुकसान है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है लेकिन हमें कुछ खर्च भी तो करना पड़ रहा है साथ में। यहाँ पे क्या कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है, एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज हाउ जनरेटर वर्क्स, या इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब लेकिन इसकी पूरी सेटिंग करनी है कि वो कैसे बनेगा, कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में रखे, कहाँ घुमाएं, इस सब के लिए भी रूल होता है। क्या, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ये होता है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल हमको क्या करेगा, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड, कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपने करंट पैदा किया वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो बताएगा ये, है ना। इसमें राइट हैंड थंब रूल ये हो गया, लेफ्ट की तरह है सेम। अब की बार आपको राइट हैंड की तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करना है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ठीक है। फोर फिंगर क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड, सेम है, एक मिनट अभी बताऊंगा मैं आपको। थंब क्या देगा, मोशन, और मिडिल क्या देगा, करंट। देखो ये तीनों बातें वहाँ पे भी सेम थी, किसमें, लेफ्ट हैंड में। अभी मैं आपको दोनों को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, ये सेम है लेफ्ट में भी राइट में भी, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है ध्यान से समझना, कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे, ये गिवन है। अभी मैं आपको पीछे वापस ले जाऊँगा फील्ड में, ये गिवन है क्योंकि फील्ड हमने दी। मोशन भी गिवन है क्योंकि घुमा मैं रहा हूँ उसको, है ना। लेकिन ये आउटपुट है, ये रिजल्ट है, करंट मुझे मिलेगा। वहाँ पे अलग था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मोशन मिलता था, करंट मैं देता था। और जो जनरेटर है मेरा, जनरेटर किसके ऊपर बेस्ड है, जनरेटर के अंदर बिजली बनाते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे। और जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल, उल्टा है ये मोटर से, ये मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्यों बना देगा, क्योंकि मैकेनिकल मतलब क्या, घुमा मैं रहा हूँ उसको। भाई आप एक काम करो, डीजल मत लगाओ, हाथ कोई बंदा खड़ा कर दो, घुमाते रहो उसे पकड़ के, तो भैया घुमाते रहो मतलब मैकेनिकल एनर्जी में लगा रहा हूँ, यानी मेरी मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में वो कन्वर्ट कर रही है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी आप पानी से दो, हवा से दो, थर्मल से दो, हीट से दो, न्यूक्लियर से दो, खुद खड़े होकर घुमाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो चाहिए एनर्जी। वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को बदल के क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देता है। और किस रूल की मदद से, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल की मदद से। और फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने ये तीनों उंगलियों को ऐसे खींचें, तो फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, मिडिल फिंगर को करंट, थंब को मोशन में रखो, तो मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन दे देती है, ठीक है। तो अब आप इसमें जनरेटर में इसके कंसेप्ट कैसे होता है। सर लाइव क्लास तो 26 से थी ना, ओके सर लाइव क्लास 26 से है। ये सिर्फ एक आपको आज ऐसे ही फ्री था तो एक तो क्लास ले ली, डेमो जैसा है कुछ, हम
ये समझ लो कि आगे आज बस लकी क्लास 26 से ही शुरू होगी और हमारे कोर्स में होगी, और 26 से सब कुछ होगा पहले सिरे से, निश्चिंत रहे। जिस दिन हम 26 तारीख को क्लास शुरू करेंगे उसके बाद सिर्फ वही क्लास होगी फिर, क्योंकि टाइम रहेगा नहीं हमारे पास, तो इसीलिए यहाँ पे बस एक्स्ट्रा में है ये सब। तो 26 तारीख को जब कोर्स शुरू होगा वो क्रैश कोर्स में ही शुरू होगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्रैश, आप शायद ये सर ने क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन किया हुआ है, तो क्रैश कोर्स में ही आएगी सारी वीडियो। और जिस दिन 26 तारीख से क्लास शुरू होगी उस दिन पूरा सिलेबस वहीं होगा, ये भी रिपीट होगा वहाँ पे, ठीक है। ये रिपीट होगा, ऐसा मत समझे कि यहाँ हो गया वहाँ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जितने भी कोर्स है वो खुद में कंप्लीट है, ठीक है। बाकी ये तो इंडिविजुअल की चॉइस है, आप कौन से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। थक गए बोलते बोलते, कितनी देर होगी, 1 घंटा होने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, एक तो हमारा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और एक है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दोनों का काम देखो, ये क्या करता है, इसमें करंट मैं देता हूं, करंट इज गिवन, करंट देते हैं और मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, सॉरी मैग्नेट नहीं, फोर्स प्रोड्यूस होती है, सॉरी फोर्स प्रोड्यूस होती है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इज गिवन, फोर्स मैं देता हूँ, उसे घुमा मैं रहा हूँ, ठीक है, और करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इज प्रोड्यूस्ड। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है, तब ये काम करता है। उसके बाद वही है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये 3 चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब। बस फर्क इतना, ये लेफ्ट हैंड का होता है, ये राइट हैंड का होता है। यहाँ पे जो 4 फिंगर है वो मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, ठीक है। मिडिल फिंगर करंट को दर्शाती है, थंब फोर्स को दर्शाता है। फोर्स या फिर मोशन एक ही बात होती है ना, ये चीज़ आपको, क्योंकि कोई चीज़ चल रही है मतलब फोर्स है, या अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स मोशन सब कुछ एक ही बात है। ऐसे ही 4 फिंगर, यहाँ पे भी मैग्नेट है, मिडिल फिंगर यहाँ पे भी करंट है, और थंब यहाँ पे भी फोर्स या मोशन है, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये ध्यान से समझो। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो फोर्स और मोशन है ये प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों गिवन ही हम देते हैं। यहाँ पे जो है करंट प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों चीज़ें हम देते हैं गिवन, क्योंकि यहाँ पे घुमाता मैं हूँ, और ये कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है मेरे जनरेटर में, क्योंकि जनरेटर के अंदर मैं इसको घुमाता हूँ और करंट मेरे को मिलता है। और ये काम करता है कहाँ पे, मोटर में, क्योंकि मोटर में करंट मैं देता हूँ, फोर्स प्रोड्यूस होती है। ये क्या करता है, ये हमारी मैकेनिकल को, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी गलत लिख दिया, ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या बना देता है, मैकेनिकल एनर्जी बना देता है ना। और ये क्या करता है, ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल को क्या बना देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देता है, ठीक है। ये पूरा कंपैरिजन है, ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बंदा गड़बड़ कर हो जाती है, और फिर वो आके पता है क्या होता है, सर मैं तो पेपर दिया था यार, बढ़िया दिया था, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, लेकिन सर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो अब जनरेटर के बारे में करते हैं। जनरेटर का है ये रहा, तो जनरेटर की डिटेल, वही जनरेटर की कंस्ट्रक्शन सेम, देखो देखने में मोटर जैसा ही लगेगा, लेकिन दोनों में बिल्कुल फ़र्क है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों को साथ में करने से। कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक, घुमाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिलेगी। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपके पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जिसका नाम आप याद रखना। इसकी कंस्ट्रक्शन मोटर जैसे ही लगेगा आपको ये देखने में, लेकिन आपको अपने एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसकी कि कंस्ट्रक्शन कैसी है, फंक्शनिंग वगैरह ध्यान रखना, ये काम कैसे करता है इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं कर देना आपको बस इसमें एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ये याद रखना है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट AC जनरेटर टू DC जनरेटर। AC DC क्या होता है अभी हम डिटेल में करेंगे। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर याद रखना क्या होता है,
ये आपके एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर देता है। अभी क्या होता है दोनों चीज़ें भी मैं बताऊंगा। अर्थिंग, एक अर्थिंग भी देख लो। अर्थिंग क्या होता है ये तो पता होगा, प्रिवेंटिव मेजर होता है किसी भी तरह के घर वगैरह में, कि अगर घर पे लाइटिंग आ जाए या एक्स्ट्रा लाइट आ जाए तो वो सीधा अर्थ में चली जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर एनी एक्स्ट्रा करंट टू दी अर्थ। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी तरह की टचिंग हो जाए, तो हम क्या करते हैं ना एक वायर को जो है डायरेक्ट अर्थ में छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है हमारा एक्स्ट्रा करंट को अर्थ में ले जाता है। ठीक है, दिक्कत नहीं होती। इसके बाद एसी डीसी करंट और कर लो भाई। एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसके नाम से ही पता लग रहा है, अल्टरनेटिंग मतलब बदलने वाला। इट चेंजेस डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नाम से पता लग रहा है, अल्टरनेट मतलब बदलने वाला। डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है, ये क्या करता है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। और एसी करंट का एक एडवांटेज है कि एसी करंट को आप दूर तक ले जा सकते हैं और एनर्जी लॉस नहीं होता, जबकि जो डायरेक्ट करंट होता है ये दूर तक नहीं ले जा सकते। ये हमारी जो बैटरी वगैरह होती है ना उसके अंदर होता है डीसी करंट, है ना, क्लियर है। तो ये सर हमारा टॉपिक था कंप्लीट आज। एसी करंट डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट है, इससे फालतू आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बार कमेंट ज़रूर कर देना आप लोगों को कैसा लगा, है ना। और ये हमारी ऑफलाइन क्लास में आप समझो 1 घंटे में हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे 1 महीने में हम पूरा टॉपिक ख़त्म कर पाएंगे, और सालों से कर रहे हैं हम ये काम। और ये हमारी जो क्रैश कोर्स वाली क्लास है वैसे तो बेसिकली, बाकी आज हम लाइव आपके पास आए थे आपके कोर्स में, आज फ्री थे तो मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ एक। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके पास आ ही रहा है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऐप के अंदर जो क्रैश कोर्स लिंक है एक 30 डेज़ में, उसकी क्लास 26 जनवरी से शुरू होगी, आप उसमें ज्वाइन कर लें। अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको, 26 तारीख से क्लास लाइव आ जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी खुद में कंप्लीट है। ठीक है, ये तो सिर्फ इंडिविजुअल की देखो टाइमिंग होती है, क्योंकि बंदा मानो 2 महीने 3 महीने पहले हमें ज्वाइन कर रहा था तो वो क्रैश कंप्लीट कोर्स में आ रहा था। अब क्रैश कोर्स हमने इसीलिए निकाला है कि कम दिन में कैसे कोई कंप्लीट कर सकता है ना। तो हमारे सारे कोर्स खुद में कंप्लीट है, आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे आप उसको ज्वाइन करें, किसी भी कोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। बाकी हमारा 7 डेज़ का रिफ़ंड पॉलिसी है, आप 7 दिन तक रिफ़ंड ले सकते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में नहीं, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि 7 दिन में तो हम सिलेबस ही ख़त्म करा देंगे क्रैश कोर्स में, है ना। तो आप कंप्लीट कोर्स में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा 7 दिन तक आप रिफ़ंड ले सकते हैं। और किसी भी तरह के डाउट के लिए मैसेज कर दें, नंबर आपके पास है, लिख देता हूँ मैं, 9811449400। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहें, निश्चिंत रहें, आपका एग्ज़ाम 1 नंबर का जाने वाला है इस बार। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। ठीक है।